क्वेश्चन कितना से किए थे? 136 से करना है ना? ठीक है। 134 सबरीमाला हमने बता दिया था। चलो भाई ध्यान दो, अब हल्ला उतनो नहीं, एकदम अति पर उतर जाओ। कर गजब हाल है, ध्यान देना है भाई। आज पूरा मंदिर ही समाप्त कर देंगे, एक नहीं रहेगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। नॉर्मलाइज सवाल है, चूंकि बुक के हिसाब से ही तैयार किया गया और बुक आपको एससीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। तो सबरीमाला ध्यान रखेंगे चर्चाओं में रहा था महिलाओं को लेकर, और ये केरल में है। कहां पर है? केरल। दक्षिण भारत में कुछ मंदिर जैसे, ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम। कौन सा? महाबलीपुरम की अगर बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। कहां है भाई? तमिलनाडु में। कौन सा? महाबली। फिर तमिलनाडु में ही है, ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर। कौन मंदिर? तो मीनाक्षी मंदिर भी कहां है? तमिलनाडु। कहां है? इसके अलावा याद रखेंगे राजराजेश्वर की बात करेंगे तो राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित चोल वंशकालीन तमिलनाडु में चोल वंश बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल याद रखेंगे। कोणार्क मंदिर सबको पता है। कौन सा? कोणार्क मंदिर। ये याद रखेंगे कहां है? उड़ीसा। कहां भाई? उड़ीसा। उड़ीसा में ही याद रखेंगे लिंगराज मंदिर। कौन मंदिर? लिंगराज मंदिर, नाम सुने होंगे। तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे, ये भी कहां है? उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कोणार्क मंदिर कहां है? कोणार्क मंदिर कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर में सोमनाथ सबको पता है कि भगवान शिव को समर्पित, याद रखेंगे गुजरात में है। सोमनाथ की बात करेंगे, केदारनाथ की बात करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करेंगे उत्तराखंड में है। अमरनाथ ध्यान रखेंगे आपके लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख। कौन सा? अमरनाथ। कौन सा? तो अमरनाथ कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? पागल हो गई है, आ गई है, बैठ के मोबाइल चला रही है। अब बोलेगा मास्टर बाप ठीक नहीं पढ़ाता है। तुरंत खड़ा कर देंगे बेंच पर बस। हाँ होगा, तनी गर्मी होली के बाद बढ़ने दो। हम प्रतिज्ञा किए थे पतझड़ का, और प्रतिज्ञा था पैरा कमांडो का, है ना। सारे होमगार्ड क्लियर करेंगे हम। एक तो गर्मी बढ़ेगा तो उससे भी परेशान लोग रहेंगे, आना जाना मुश्किल होगा। और दूसरी बात कि करेंगे पूरा मेहनत, करवावेंगे पूरा मेहनत। जब रिजल्ट लेना है तो मेहनत करेंगे और करवावेंगे। ऊपर से टेम्परेचर भी बढ़ल रहेगा, अगल पगल सब भागेगा। जो बढ़िया बचेगा उसके हिसाब से लड़का आता है। देखिए फंडा टीचर का, लड़का एगो कहीं नहीं जाएगा, पूरा लड़का पर मेहनत करवाइए। आधा भागेगा, जो आधा बचेगा ना उससे 10 गुना ज्यादा लाएगा नहीं, उससे प्रभावित होकर लोग आ जाते हैं। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तब यही सबके जो है, तो इसी लेकर ध्यान रखिए। मोबाइल हम देखना नहीं चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु, याद रखिए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, राजराजेश्वर तमिलनाडु, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सबरीमाला कहां पे? केरल। क्लियर रहा? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, कल ज्योग्राफी का टेस्ट भी सर बोले हैं, कब? अच्छा ठीक है, जो होगा हम कर लेंगे, जो सर बोलेंगे वो हिसाब से होगा। चल भाई, कहता मलयालम, ये तो सबको पता कि मलयालम केरल। क्लियर ना?
लेकिन देखेंगे मलयालम के अलावे देखेंगे अगर आपसे पूछेगा कोंकण एक भाषा है, कोंकणी नाम सुने ना। कोंकणी कहां पे? गोवा का है। कहां का है? गोवा का। कौन? कोंकणी। और एक पूछेगा आपसे डोगरी, कौन सा? ये डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर का। कहां का? कौन सा? तो डोगरी कहां का? कोंकणी कहां का? गोवा। कहां का? कंफर्म ना। जबकि नॉर्मलाइज की बात करेंगे तो भारत में हर एक राज्य का लगभग लगभग आप देखेंगे तो अपना भाषा है। क्योंकि अगर उत्तर भारत में यूपी बिहार झारखंड को, अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को छोड़ देते हैं, ये हिंदी भाषी हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इसके अलावा गुजरात गुजराती चलता है। इसके अलावा कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तेलुगु चलता है, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली। और सबको पता है कि भारत इतने बड़े विविधता वाले देश होते हुए भी, इतने बड़े देश होते हुए भी, और इतने भाषा होते हुए, भाषा में भी उपभाषा भी है, और इतने बड़े अलग अलग, पहले तो भाषा और उस भाषा में भी उपभाषा है। जैसे बिहार में हिंदी बोला जाता है, लेकिन हिंदी में लोकल भाषा भी है। ध्यान रखेंगे मगही अलग है, फिर याद रखेंगे आपका भोजपुरी एक अलग है, मैथिली अलग है। तीन बड़े क्षेत्र मिलकर बिहार बना है। और ऐसे ऐसे ध्यान रखेंगे, जबकि वो हिंदी का ही एक पार्ट है, जबकि भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा है, और फिर भी भारत एक, ध्यान रखेंगे, एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, भारत के प्राकृतिक विविधता हो या धार्मिक सांस्कृतिक जो भी विविधता हो, ये सारे के सारे लोगों को एक राष्ट्रवाद के रूप में बांध कर रखा है। तो इसी लेकर हमारा देश अलग अलग भाषा होते हुए भी कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका एक बहुत बड़ा है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोंकणी और डोगरी, कोंकणी गोवा में और डोगरी कहां पे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? कंफर्म ना। और मलयालम तो सबको पता है कहां पे? केरल। मलयालम का संबंध कहां से? केरल से। याद रखेंगे केरल में प्रसिद्ध कथकली नृत्य किसका प्रकार है? कौन सा? देखिए, दो नृत्य आप लोग सुनते होंगे, शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। नाम सुने हैं ना? एक है शास्त्रीय और दूसरा क्या है? लोक नृत्य। याद रखेंगे, तो लोक नृत्य जो होता है वो अपने क्षेत्रीय पारंपरिक, याद रखेंगे, जैसे कोई शादी विवाह उत्सव में ध्यान रखेंगे कि लोक गायक, जैसे आप नाम सुने होंगे लोक गायिका, नाम सुने ना? तो लोक गायिका तो उस क्षेत्र में, जैसे अभी आप नाम सुने होंगे हाल ही में निधन हो गया है शारदा सिन्हा का, वो एक याद रखिए लोक गायिका थी ना। तो ये क्षेत्रीय लोक गायिका, उसमें भी छठ पर्व और शादी विवाह को लेकर उनका गीत प्रचलित था पूरे दुनिया के अंदर, तो वो लोग याद रखेंगे गायिका थी। तो उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वैसे नृत्य जो वाद्य यंत्र पर बजाए जाते हैं या वाद्य यंत्र पर जो आपके नृत्य किए जाते हैं, जैसे याद रखेंगे मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, कथकली की बात करेंगे, कुचिपुड़ी की बात करेंगे, कथक की बात करेंगे। ये सारे के सारे नृत्य में गायन शैली नहीं चलता है, इसमें सारे के सारे पर ध्यान रखेंगे वाद्य यंत्र पर ये शास्त्रीय नृत्य होता है। तो इस शास्त्रीय नृत्य में पूछ रहा है कि बताइए कि कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है भाई? केरल का। कहां का? केरल। कहां का? केरल। कौन सा? और उसी में याद रखेंगे कुचिपुड़ी। कौन सा? तो कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश। कहां का? फिर है भरतनाट्यम। कौन सा? तो भरतनाट्यम की बात करेंगे कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? कौन सा? फिर आप सुने होंगे मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम सुने ना? मोहिनी अट्टम कहां पे? केरल। कहां पे? जबकि कथक की बात करेंगे कौन सा भाई? कथक कहां का? कहां का? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की याद रखेंगे, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक। तो कथक या कोई भी याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे कि वो आपके वाद्य यंत्र पर, जबकि ध्यान रखेंगे लोक गायक की अगर बात की जाएगी तो वो अपने अपने भाषा के क्षेत्रीय याद रखेंगे गायन को हम लोक याद रखेंगे। जैसे अभी आप नाम सुने होंगे मैथिली ठाकुर का। किनका नाम? तो मैथिली ठाकुर का नाम सुने हुए,
तो ये भी याद रखेंगे लोक गायिका है। कौन सी है, क्या है भाई, लोक गायिका। कौन, मैथिली ठाकुर। कौन, मैथिली ठाकुर। तो उसी प्रकार से याद रखेंगे कि इससे पहले बिहार में याद रखेंगे शारदा सिन्हा भी लोक गायिका थी। तो क्षेत्रीय भाषा में जो अपने अपने, जैसे मगही के अलग लोक गायिका हो सकती हैं, आपके भोजपुरी के अलग हो सकती हैं, मिथिला के अर्थात मैथिली के अलग हो सकते हैं। तो लोक गायिका याद रखेंगे अलग होता है और शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। तो ये पूरा आप ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य और नाटक। शास्त्रीय नृत्य और कंफर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, जैसे जैसे कक्षा बढ़ेंगे तो और आपको ठीक लगेगा, चूंकि ध्यान रखेंगे, है ना, जैसे जैसे हम कक्षा बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से, हाँ, है ना, तो उस तरह से आपको थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, सिलेबस भी ठीक ठाक मिलेगा आपको और लगेगा कि ज्योग्राफी ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जैसे तुमको गर्मी लगता है ना, उसी तरीके से अजय को बुलाओ भाई। साइलेंट, बदला तो लेगा और भरपूर हम लेंगे। केवल क्लास 8 अजय को भेजो तो बेरहमी से बदला लिया जाएगा। देखो इसको बढ़ाओ तो सिर्फ 2 इनकाउंटर का जरूरत है। पीछे जो क्राउड ही करता है ना, एक भी नहीं। बढ़ाओ इसको थोड़ा सा। वो कहाँ गया, वो जाता है कहाँ, छोटा झा सर के क्लास में होता क्या है कि पूरा एकदम जो है एसपीजी, एनएसजी, जैसे ही कैबिनेट मंत्री पहुंचता है तो इस सीआरपीएफ को लाके खड़ा कर देता है। कल फिर हम बैठक में बात रखेंगे कि हमको भी, अरे Z+ सुरक्षा नहीं तो कम से कम Y+ सुरक्षा हमको भी मिलना चाहिए, है कि नहीं है। ई की करता सर जैसे उतरे तो सोचता कि अब चलो ठीक ठाक हो गया, अब चलो हम भी उतरते हैं, है ना। और जैसी गाड़ी पर बैठते ही पीछे से निकल जाता है कि आ रहा है, उसको बोलो जल्दी चढ़ने, है ना, जल्दी पहुंचेगा। उसको हम बोल दिए हैं कि तुम रहो यहीं पे, है ना, तब भी इसका दिमाग काम नहीं करता है। कुछ कुछ टेक्नीशियन तो ऐसा करता है, जिसे बहुत टेक्नीशियन से अवधि करते हैं कि भाई कुछ कुछ हमको अति भी कर दो। सोचता है कि जहां ही मास्टर बाग बढ़िया सिखा दिए तो हमारे फिर खेले खत्म हो जाएगा, सिखेबो नहीं करेगा। वो जानता है कि कहीं सीखा तो फिर हमारे काम ही नहीं रहेगा। बात समझे। इस लेकर बोलेगा नहीं सर ये सब जो है ना, बहुत इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसमें जो है ना जल्दी आप सीखिए नहीं पाइएगा। देखो क्या, देखा कहां से लिया है। हम बोलेंगे ना तो बोलेगा ये सब बहुत बहुत सर जो है ना। हाँ 135, एक तो 137 निकालो, ऐसी तरह से रहने दो। हाँ ठीक है, तुम यहीं रहो, समझ गया। ठीक है, तो खाना मत खाओ, खाना अभी मत खाओ जब तक इन लोग का क्लास है, समझा। जब तक इन लोग का क्लास है, इन लोग को टीचर बना देंगे, है ना, और उसके बाद तुम लोग खाना खा लो। ये देखो कहाँ आ रहा है, रुको जैसे आप मेन बात है कि हम लोग का संडे टू संडे होता है क्लास और कंटिन्यू होता है। तो अब कितना क्या किया जाएगा, आदमी का एक तो अपना लिमिट वर्क न है। तो इस लेकर थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई
चलिए, जलवायु के अध्ययन के लिए साधारणतः कितने वर्षों का औसत उपयोग किया जाता है? अब देख भाई, ध्यान सुनो, इसमें लिखो को मत 30 वर्ष 35 कर देंगे, जहां 30 लिखा 35 कर देंगे, क्योंकि ये कोई फैक्ट है नहीं, ये अनुमान है। बात समझे? ये अनुमान है, ध्यान दीजिएगा। ये अनुमानित क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में बहुत चीजें अनुमान पर हैं, जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो फिक्स नहीं है, वो सिर्फ अनुमान लगाया गया कि चलो भाई तो वहां पर 30 वर्ष। ध्यान सुनिएगा, जलवायु, सबसे पहले जलवायु के अध्ययन के लिए साधारणतः कितने वर्षों का औसत उपयोग किया था? 30। ये जलवायु क्या है भाई? जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी है, और भारतीय जलवायु मानसूनी और मानसूनी को अध्ययन की दृष्टि से दो भाग में बांटते हैं, शुष्क काल और आर्द्र काल। शुष्क काल और आर्द्र काल, शुष्क काल और आर्द्र काल, सूखा और वर्षा, सूखा और वर्षा, और 3 मौसम है, ठंडा, गर्मी और वर्षा। सदैव ध्यान रखिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन अगर हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मानसून खत्म हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का मतलब मानसून पर प्रभाव पड़ना। तो मौसम परिवर्तन होना ये किसी भी देश के लिए या कृषि के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मौसम जो परिवर्तित होता है, ये पृथ्वी के, गौर कीजिएगा, मौसम जो परिवर्तित होता है ये पृथ्वी के नेचुरल अपना सूर्य के परिक्रमा करने के कारण ये मौसम परिवर्तित होता है, जो फसल के लिए अच्छी बात है। ठंडा में गेहूं का खेती, बरसात में चावल की खेती, जायद फसल आपका ग्रीष्म ऋतु में। तो मौसम का बदलना अच्छी बात है। जबकि जलवायु है तो जलवायु अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश का एक अपना जलवायु है, और वो जलवायु ध्यान रखेंगे कि जब भी बदलेगा तो ध्यान रखेंगे मानव एक्टिविटी के द्वारा बदलेगा, या मानव उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, तब ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन होगा। तो अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो मानसून ही नहीं आएगा, और मानसून नहीं आएगा तो कृषि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कर जलवायु परिवर्तन होना अच्छी बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन जब भी होगा जब बहुत ज्यादा मानव एक्टिविटी या मानव गतिविधि बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, तभी ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। और इसके लिए आप हर समय सुन रहे होंगे कि मानव की लगातार एक्टिविटी से 16वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से ये 20वीं 21वीं हम लोग पहुंच गए। ये मात्र 500 साल में लोगों ने इतना धरती को गंदा कर दिया कि जलवायु परिवर्तन हो गए, वैश्विक तापमान बढ़ गया, है ना। तो वैश्विक तापमान बढ़ गए, ओजोन परत डैमेज हो गया, तो इसके लिए जिम्मेदार मानव है। तो जलवायु परिवर्तन अगर हो गया तो ध्यान रखेंगे दुनिया के सामने यह किसी देश के लिए एक समस्या नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। प्रदूषण भारत करेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका ध्यान रखेंगे इसका दुष्परिणाम भारत को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। इसका दुष्परिणाम याद रखेंगे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इस लेकर जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को लेकर देखेंगे कि जब भी दुनिया का बैठक होता है तो दुनिया के सारे देश एक मंच पर आकर बात करते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जितना तकलीफ भारत को है उतना तकलीफ याद रखेंगे पाकिस्तान को भी है, ये ध्यान रखेंगे, उतना अफगानिस्तान को है, उतना दुनिया के सारे देश को है। इस लेकर जलवायु परिवर्तन अगर हुआ तो ये ध्यान रखेंगे दुनिया के सामने एक गंभीर समस्या होगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इसको मापने के लिए कि जलवायु के साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए एक अंतराल वर्ष जो लिया जाता है वो 30 वर्ष का लिया जाता है। कितने वर्ष का? जैसे मौसम, हर एक मौसम तो ध्यान रखेंगे पल पल बदलता है, बदलता है कि नहीं बदलता। अभी इतना धूप है, हो सकता है कि 5 मिनट अभी आप बैठे हैं, 5 मिनट में बादल आ जाएगा, वर्षा शुरू हो सकता है। तो मौसम बदलता है, हर रोज बदलता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बात समझा? तो मौसम बदलता तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग नहीं बदलिएगा। बात समझे? और जलवायु अगर बदल गया और जलवायु परिवर्तन हो गया तो यह भी एक गंभीर समस्या है। क्या है? तो मौसम बदलता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जलवायु बदल गया तो अच्छी बात है। और इसके लिए अंतराल वर्ष कितना, लेकिन मौसम याद रखेंगे हर एक मिनट भी बदल सकता, लेकिन जलवायु के लिए कितना टाइम? 30 वर्ष। कितना टाइम? 30 वर्ष। कितना? कंफर्म ना? तो यहां तक कुछ कुछ आप समझिए गए होंगे और किसी को समझा भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी तो क्वेश्चन हम बनवे करेगा, क्वेश्चन का भी सीरीज आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ज्यादा
सर सब बताएंगे आपको, आपके रिजल्ट के लिए कोई कर्म कुकर्म सब करने के लिए सब तैयार है। हाँ समझ गए ना। हाँ ई बैच के लिए सर लगभग सारे बैच लगभग अभी ड्रॉप किए हुए हैं एलपी को लेकर, लेकिन ई बैच को एकदम देखो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, है ना, कंटिन्यू क्लास चल रहा है। क्यों? क्योंकि देश का राज्य का भविष्य है, बात समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो बिहार देश में नहीं है, बिहार का, हाँ बोले न, पागले आया है। चलो ध्यान दो भाई, किसी क्षेत्र की जलवायु को तय करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है भाई? इजी, तापमान और क्या? जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? हीट वेव चलेगा, तापमान बढ़ जाएगा। और वर्षा में क्या होगा प्यारे? कमी। तो तापमान बढ़ जाएगा, कमी, तापमान याद रखेंगे बढ़ जाएगा, वर्षा में कमी हो जाएगा। तो बताओ कि सूखा की स्थिति होगी कि नहीं होगी? और ये सूखा की जब स्थिति होगी तो सबसे ज्यादा डैमेज वनस्पति होगा कि नहीं? और वनस्पति जब डैमेज होगा तो उसका प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट तो याद रखेंगे कि जानवर पर, एनिमल पर पड़ेगा ही। और ध्यान रखेंगे जानवर तो बच भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे मनुष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि वनस्पति के विकास के लिए, पेड़ पौधे के विकास के लिए जलवायु का बेहतर रहना अति आवश्यक है। इसलिए कर कहता है कि किसी क्षेत्र के जलवायु तय करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा से ही हम समझ जाते हैं कि हमारी जलवायु अच्छी है या हमारी जलवायु क्या है? खराब है। तो अगर भारत की जलवायु मानसूनी है, अगर भारत की जलवायु बेहतर रहेगी तो अच्छे समय पर मानसून आएगा, अच्छे समय से मानसून जाएगा, बेहतर वर्षा होगा, औसत तापमान ठीक होगा, फसल का डेवलपमेंट होगा, कृषि का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जलवायु के लिए याद रखेंगे तापमान और क्या हो जाएगा? वर्षा। तापमान और कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है? 38 के बाद 39। चलो भाई ध्यान देना, कहता है कि विश्व के कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र विभाजित किया गया है? 5। कितने? कितने? तो देखिए प्रमुख ऐसे है बहुत, ऐसे है बहुत, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे आपको बहुत मिलेगा, लेकिन प्रमुख की बात करेंगे। जैसे विश्व की जलवायु में सबसे पहले हमारी जो जलवायु है कैसी है? मानसूनी। कैसी भाई? मानसून। कैसी है? मानसून। एक सुने होंगे विश्वत रेखीय जलवायु। कौन जलवायु? तो विश्वत रेखीय, देखो इसी में फंसाएगा। एक विश्वत रेखीय या भूमध्य रेखीय। कौन सा भाई? भूमध्य रेखीय जलवायु। इसी में लड़का फंस जाता है कि ये भूमध्य रेखीय। देखो एक है भूमध्य रेखीय और एक आपको मिलेगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु, एकदम आराम से समझो, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब बात इसमें डिफरेंस देखो, भूमध्य रेखीय जो जलवायु है, भूमध्य रेखीय जो जलवायु है वो विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, और यहां की जो जलवायु होती है वो कहलाती है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु कहलाती है। प्यारे ध्यान रखना कि यहां पर वर्ष भर वर्षा होगी। सवाल पूछेगा कि 12 महीना वर्षा किस क्षेत्र में या किस जलवायु प्रदेश में होगा, तो वर्ष भर वर्षा होगा भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय। भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखीय या तो विषुवत रेखा या विश्व के बीचों बीच ध्यान रखिएगा, जितने भी देश यहां पर होंगे वहां वर्ष भर गर्मी पड़ेगा और वैश्विक तापमान ध्यान रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, और ध्यान रखेंगे सालों भर गर्मी पड़ेगा। ऐसे क्षेत्र में याद रखेंगे ये कहलाते हैं भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय। भूमध्य रेखीय या, जबकि एक है भूमध्य सागरीय, नाम सुने होंगे। ये भूमध्य सागरीय यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अर्थात ये तीनों महादेश के बीच में एक सागर है जिसे मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर कहते हैं। वहां की जलवायु में ध्यान रखेगा कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में? किस ऋतु में?
तो बताइए, अगर पूछेगा कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस प्रदेश में होती है? भूमध्य सागरीय। कौन प्रदेश? तो शीत ऋतु में वर्षा किस प्रदेश में? भूमध्य सागरीय। कौन प्रदेश? और सालों भर वर्षा, सालों भर वर्षा, सालों भर वर्षा कौन सा? भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय। भूमध्य रेखीय या, जबकि भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी। कैसी है? और यहां जो वर्षा होता है वो आर्द्र काल में वर्षा होता है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद जून के पहले सप्ताह में भारत में मॉनसून पहुंचता है और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरे उत्तर भारत में वर्षा करवाता है। इसलिए कर हमारी जलवायु जो है वो मॉनसून पर आधारित है। इसलिए कर भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी। कैसी है? और कहता है कि प्रमुख जलवायु को हमने कितने भागों में बांटा है? 5। कितने भागों में? 5। कितने भागों में? 5। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है तापमान को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या कहलाता है भाई? अक्षांशीय स्थिति। कौन स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। कौन स्थिति? अक्षांशीय। अब देखो भाई, तापमान को प्रभावित करने वाला, एकदम आराम से समझो, तापमान को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अक्षांश। देखो इधर सुनो, ये सबको पता है कि ये क्या है? अक्षांश। ये कितना डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को अभी मैंने क्या कहा था? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? भूमध्य रेखा या, बताओ प्यारे, 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा बोले थे। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? बताओ, 23.5 डिग्री को मकर बोले थे। कौन सी रेखा? तो मकर रेखा कितना डिग्री? 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री। तो इसमें भी फंसा देगा। 23.5 डिग्री दे देगा दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री पश्चिमी। क्या होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? ऑप्शन में देगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दे देगा दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। क्या होगा? और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। क्या? अब बताओ भाई, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 66.5 अंटार्कटिका। बताओ, विषुवत रेखा से जब ऊपर जाएंगे तो बताओ तापमान और मौसम में बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने कहा था कि पूरे विश्व को मैंने 3 प्रमुख कटिबंधों में मैंने किया था, जिसमें पहला उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की बात करेंगे, 12 महीना गर्मी, 12 महीना वर्षा। 12 महीना गर्मी, 12 महीना। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 से 23.5 डिग्री। इस एरिया में ध्यान रखेंगे सालों भर गर्मी पड़ेगा, सालों भर, और सालों भर वर्षा। इस लेकर ऐसे प्रदेश कहलाएंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? और हमने यह भी कहा था कि इस एरिया के बाद ये कर्क रेखा के ऊपर से 66.5 ये कहलाएंगे शीतोष्ण। क्या कहलाएंगे? इस प्रदेश में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना, यहां भी 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना, जबकि ये आर्कटिक और अंटार्कटिका में 12 महीना ठंडा, 12 महीना, 12 महीना। तो बताइए, मौसम तापमान के बदलाव के लिए अक्षांश जिम्मेदार है कि नहीं? 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर सालों भर क्या पड़ेगा? गर्मी। क्या पड़ेगा? लेकिन अगर पूछे कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर की अगर बात करेंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर याद रखिए 4 महीना ठंडा पड़ेगा। 4 महीना क्या पड़ेगा? और 4 महीना गर्मी और 4 महीना वर्षा। तो बताइए कि मौसम, तापमान और जलवायु के लिए अक्षांश जिम्मेदार है कि नहीं है? जैसे जैसे हम अक्षांश से ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा कि नहीं? और जब यहां तापमान बिल्कुल घट जाएगा तो ये बर्फ से ढका है, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? और यहां पर भी तापमान घट जाएगा और ये क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा, इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिका। क्या कहेंगे? तो दोनों गोलार्ध पर याद रखेंगे तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा? आर्कटिक और अंटार्कटिका में तापमान ज्यादा कि कम? अब पूछेगा कम क्यों? तो बोलिएगा कम इसीलिए क्योंकि सूर्य की किरणें क्या, देख भाई, यहां मान लो कि सूर्य है, अब तुम ही बताओ कि सूर्य से विषुवत रेखा पर सीधा जा रहा है?
नहीं जा रहा है। और बताओ कि थोड़ा सा यहां टेढ़ा हुआ और यहां तो बहुत ज्यादा टेढ़ा हुआ, यहां भी देखो थोड़ा टेढ़ा हुआ और यहां और ज्यादा टेढ़ा हुआ। तो ये आर्कटिक की बात करेंगे और ये अंटार्कटिका में सूर्य का प्रकाश कैसा पहुंच रहा है प्यारे? तिरछा। कैसा पहुंच रहा? तो तिरछा जब पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक प्रकाश तिरछा जब पहुंचेगा तो कम पहुंचेगा कि ज्यादा? और कम जब पहुंचेगा तो तापमान ज्यादा कि कम? और तापमान जब कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर जो है वो बर्फ जमेगा कि नहीं जमेगा। इसलिए कर यहां भी बर्फ जम जाता है और यहां भी बर्फ जम जाता है। लेकिन विषुवत रेखा पर सूर्य एकदम सीधा चमकता है। अब सीधा जब चमकेगा तो टोटल प्रकाश एकदम वहीं पर आएगा। तो बताओ यहां गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बताइए विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ेगा। विषुवत रेखा पर क्या पड़ेगा? गर्मी ज्यादा। लेकिन कर्क रेखा पर 4 महीना गर्मी पड़ेगा, 4 महीना ठंडा, 4 महीना बरसात। अब मकर पर भी 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। क्लियर ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि तापमान जलवायु और मौसम के लिए जिम्मेदार है अक्षांश। क्या जिम्मेदार है? अक्षांश। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 140 के बाद 41। एकदम आराम से समझो, नहीं समझेगा बोलेगा। कहता है किस क्षेत्र में ऊर्जा सबसे अधिक मिलता है? किस क्षेत्र में? कोयला। किसमें भाई? बताइए। कोयला जैविक ऊर्जा का संसाधन है कि नहीं है? है कि नहीं? क्षय की अवक्षय। कैसा? कोयला क्षय ऊर्जा की अवक्षय ऊर्जा? क्षय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? एक मरते कोयला जल जाएगा तो फिर आएगा। और दूसरा याद रखेंगे जैविक ऊर्जा का संसाधन है। कौन ऊर्जा? जैविक ऊर्जा। और कोयला से ही याद रखेंगे तैयार होता ताप ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा के लिए याद रखेंगे थर्मल बनाए गए। क्या बनाए गए? थर्मल के लिए याद रखेंगे एनटीपीसी। किसकी स्थापना? तो एनटीपीसी की स्थापना याद रखेंगे कब किया गया? 1974। 1900 किसकी स्थापना? किसकी? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में याद रखेंगे बिजली बनता है कोयला से। किससे बनता है? और दुनिया के सामने याद रखेंगे, दुनिया के सामने सबसे ज्यादा बिजली अगर कोई दुनिया बनाता था वो बनता था किससे? कोयला से। अभी भी बन रहा है कोयला से। अभी भी क्या बन रहा है? लेकिन 2024 में दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बना। करंट अपडेट पर भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया का पहला देश इंग्लैंड बना जो याद रखेंगे जैविक ऊर्जा संसाधन में कोयला को प्रतिबंध कर दिया। कोयला को क्या कर दिया? एक तो कोयला उसके पास है ही नहीं है, और दूसरा ध्यान रखेंगे है भी तो महंगा है, और तीसरा है भी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखेंगे प्रदूषण का कारण बना। इसलिए कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ध्यान रखेंगे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड आगे आया और उसने सबसे पहले आकर जैविक ऊर्जा संसाधन में कोयला को प्रतिबंधित कर दिया कि कोयला अब हम जो है कभी भी ध्यान रखेंगे कि कोयला का उपयोग हमारा देश नहीं करेगा। और आने वाले 2040 तक 37 तक तो ये लक्ष्य रखा गया, 40 तक दुनिया में खास करके यूरोप और जितने विकसित देश हैं कि वो जैविक ऊर्जा के संसाधन को ही प्रतिबंधित कर देंगे, मतलब उसका उपयोग ही नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा याद रखेंगे सोलर ऊर्जा, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप सुन रहे होंगे कि दुनिया के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पर बैठक हो रहा है उसमें परमाणु ऊर्जा को याद रखेंगे 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि एक स्वच्छ ईंधन के रूप में काम करेगा। सोलर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 100वां याद रखेंगे 100वां सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन, जिसका अगुवाई खुद भारत किया, जो कि एक बड़ी आबादी वाला देश है। क्योंकि भाई दुनिया के सारे देश भारत को भी देखता है कि इतनी बड़ी आबादी है और इसको ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए कर दुनिया में विकसित और तकनीक वाले जितने देश हैं वो सारे देश भारत की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि भाई भारत में सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बाजार हो सकते हैं। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि आने वाले भविष्य के लेकर सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा इसलिए बनेगा क्योंकि ध्यान रखेंगे यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे याद रखेंगे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जिस दिन समाप्त होगा उस दिन सोलर प्लेट पहले खत्म नहीं होगा, पहले आदमी खत्म हो जाएगा। आज सूर्य खत्म होगा, सोलर प्लेट तो छत पर रहबे करेगा, आदमी खत्म हो जाएगा। आज सूर्य समाप्त, एक सप्ताह में सृष्टि समाप्त।
एक सप्ताह में, क्योंकि दूसरा दिन पेड़ समाप्त। दूसरा दिन पेड़ क्या, जहां 2 दिन फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हुआ, सब पेड़ खत्म, गलियो, है ना। जैसे ही वो गया, उसके बाद याद रखेंगे सारे शाकाहारी एनिमल 6 दिन के बाद समाप्त। और उसके बाद आदमी भी गम में जाएगा, क्योंकि स्टोरेज में कुछ रहेगा, तब तक खाएगा, लेकिन सोचेगा कि अब तो मरिए जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद तो अनाज उत्पादन होगा नहीं, दुनिया में कुछ नहीं, वो घास भी नहीं उगेगा। तो इसलिए कर याद रखेंगे कि दुनिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा के बड़े स्रोत कौन है, सूर्य है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि वर्तमान में याद रखेंगे कोयला का भी हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखेंगे भविष्य का ऊर्जा, इसे अब हम नहीं कह सकते। चल भाई 141 के बाद कितना हो जाएगा, 100, चलो 42। वायु दाब किसके कारण उत्पन्न होता है भाई, हवा के भार और घनत्व के कारण। एकदम आराम से समझो, इपने लिख लो, झुपना नहीं लड़की। मौसम ऐसे भी सेंसेटिव आ रहा है, ठंडा गर्म, बहुत अच्छा सुकून वाला लग रहा होगा, तो इसलिए अगर ध्यान रखिएगा, झुपिएगा नहीं गलती से क्लास के अंदर। देखो भाई, वायु दाब किसके कारण उत्पन्न होता है, हवा के भार और घनत्व। एकदम आराम से समझो। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर 2 प्रकार का, एयर प्रेशर 2, हाई या लो, हाई या उच्च वायु दाब या निम्न वायु, उच्च वायु दाब या। पृथ्वी पर याद रखेंगे हवा का मूवमेंट, हवा का मूवमेंट, एयर प्रेशर का जो मूवमेंट होता है, उसके लिए भी याद रखेंगे सूर्य जिम्मेदार है। अगर सूर्य नहीं होता तो ध्यान रखेंगे एयर प्रेशर में मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि एक तरफ जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो भीषण गर्मी पड़ता है, जिसके कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठता है, और वो एरिया याद रखेंगे लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है, और जिस ओर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, उस ओर ठंडा रहता है, एयर प्रेशर ज्यादा होता है। और एयर प्रेशर हवा का सिद्धांत है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से, ये तो सीधा सबको पता है कि कोई भी दान अमीर गरीब को देगा, गरीब अमीर को देगा। जितना भी दान अगर पुण्य होगा, जो भी ध्यान रखेंगे, वो ज्यादातर अमीर किसको देता है, किसको देगा। तो हवा का भी कॉन्सेप्ट है कि हाई प्रेशर किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा। कभी याद रखेंगे, कभी ध्यान रखिएगा कि जब भी सदैव ध्यान रखिएगा कि हवा टायर से याद रखेंगे फट के निकलेगा। जब हम प्रोसेस के साथ आते हैं, तब ध्यान रखेंगे हवा को हम आपके टायर में भरते हैं, लेकिन सदैव जब टायर में हवा बहुत ज्यादा हो जाता है और विशेष टेम्परेचर और विशेष बल पड़ने के बाद ध्यान रखेंगे हवा का मूवमेंट, याद रखेंगे टायर फटता है। इसलिए क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ा और टायर पर दबाव पड़ा, तो ध्यान रखेंगे हवा जो है वो हाई प्रेशर से किधर आ जाता है, लो प्रेशर, टायर से निकल के किधर आ जाता है, इन्वायरमेंट में बाहर आ जाता है। तो हवा का सीधे याद रखेगा कि हाई प्रेशर से किधर आएगा, हाई प्रेशर से। तो सदैव यह ध्यान रखना भाई कि हमने कहा था कि हवा एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, और ये वायु दाब का चैप्टर है, हवा के मूवमेंट से रिलेटेड है, कि सदैव ध्यान रखिएगा कि अगर कर्क रेखा पर ठंडा है, कर्क रेखा पर ठंडा है कब, जनवरी में, जनवरी में कर्क रेखा पर ठंडा पड़ेगा, कर्क रेखा के ऊपर ठंडा रहेगा, ये सबको पता है। लेकिन यही मकर पर क्या पड़ेगा, मकर पर भीषण गर्मी पड़ेगा। अब जब गर्मी पड़ेगा तो ध्यान रखेंगे एयर प्रेशर जो होगा वो ध्यान रखेंगे, ये सीधे याद रखिएगा कि हाई प्रेशर से याद रखेंगे किधर जाएगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से किधर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से किधर। तो ये मूवमेंट याद रखेंगे हवा का जो होगा वो ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध से किधर होगा, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध से किधर, उत्तरी गोलार्ध से। और यही 2 महीने के बाद जून में उत्तर भारत कर्क रेखा में गर्मी जब पड़ेगा तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया में ठंडा पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि इधर जो है ऑस्ट्रेलिया के तरफ जून में इधर हाई प्रेशर बनता है, और भारत में जून में एलपी लो प्रेशर बनता है। इस लेकर याद रखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध की हवा
हिंद महासागर को पार करके अरब सागर में पहुंचने के बाद याद रखेंगे मॉनसून का उत्पत्ति होता है और यही मॉनसून अट्रैक्ट होता है लो प्रेशर दाब उत्तर भारत के पूरे मैदानी इलाका मई और जून आते आते पूरा का पूरा टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बन जाता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि अब मार्च के बाद अप्रैल में भी लो प्रेशर आपको हर एक जगह दिखाई देगा। गांव में जाइएगा होली में, देखिएगा कि होली के बाद कहीं कहीं पर एक देखिएगा कि लो प्रेशर बनेगा, विंडो नाचने लगेगा। अब विंडो में होता है कि पोलोथीन ऊपर चल जाता है। पोलोथीनमा इसलिए जाता है ऊपर क्योंकि हवा जो है नीचे क्या हो गया, कम। हवा कहां जा रहा है, ऊपर। सब हवा जब बहुत तेजी से ऊपर जाता है, हवा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण हवा क्या हुआ, गर्म। और जैसे ही हवा गर्म हुआ तो कहां जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा, ऊपर। और बीच में पकड़ा जाता है पोलोथीन। कौन पकड़ा गया, काला पोलोथीन पकड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पोलोथीन में चल गया ऊपर, और ऊपर जैसे चल गया तो बचवा की मम्मी बोली कि देख भूत जा रहा है। अरे प्यारे वो भूत नहीं है, ना भूत है ना भात है। इसलिए डराया जाता था प्राचीन आदि काल में क्योंकि बचवा निकल के जाता था गर्मी में बाहर, और गर्मी में जाता था बाहर, बॉडी होता था डिहाइड्रेट। मतलब ध्यान रखेंगे लो प्रेशर के कारण और गर्मी के कारण उसे लू लग जाता था, बचवा मर जाता था। इसलिए कर उसकी मां हर वक्त डराती थी कि देख भूत जा रहा है। अब क्या है, अब क्या है कि अब तो देखेंगे कि जैसे कुछ हुआ तो तुरंत स्लाइन, इधर से बॉडी से पानी निकल रहा, इधर 3-3 वो स्लाइन लगा हुआ है। और नर्स बार बार उसको जो है ना, नर्स को देख रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, कि रे सनुआ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है ना। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट हुआ, फिर भी प्यारे ध्यान रखेंगे लू से लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। उत्तर भारत में याद रखेंगे जब गर्मी हीट वेव चलता है तो भी लोग मरते हैं। तो पहले बहुत ज्यादा मरता था, इसलिए कर पारंपरिक तौर पर याद रखेंगे महिलाएं अपने बच्चे को डराने के लिए वही भूत भात कहते रहता था, ताकि ध्यान रखेंगे नहीं, है ना। बात समझिए, आगे तो फिर बताते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 142 के बाद 143। देखो आ ही गया, आ गया। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मई जून में महीनों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, क्या। अगर बात करेंगे, सुन लीजिए, दुनिया में 2 प्रकार की हवाएं चलती हैं, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। क्योंकि अगर लिखेंगे तो समझाएंगे नहीं और समझाएंगे तो लिखेंगे नहीं। अब 2-4 वो पॉइंट केवल लिखा देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हो सकता है ना आए, क्योंकि जो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस लगता है वो एकदम नहीं आता है, और जो एकदम लगता है कि ये सब पूछबे नहीं करेगा वह पूछता है। बात समझिएगा। तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में चलने वाली स्थानीय व अस्थायी पवने, पाने ध्यान दीजिएगा। हवा 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी पवने 3 प्रकार की होती हैं, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने। ये पवने विश्व में याद रखेंगे अक्षांश के हिसाब से चलते रहता है। पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने। ये पवने कैसी हैं, अस्थायी। ये दुनिया में हर वक्त चलते रहता है। लेकिन दुनिया में कुछ अस्थायी पवने हैं, जैसे अभी लू नहीं चल रहा है, 2 महीने के बाद उत्तर भारत में लू चलेगा, जिसका एक खास ड्यूरेशन होता है 1 से 2 महीना, मई और जून। अगस्त आते आते लू समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से दुनिया में कुछ अस्थायी हवाएं हैं, जैसे लू। भारत में, अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा को चिनूक कहते हैं। तो चिनूक कहां चलता है, अमेरिका। कहां चलता है, तो चिनूक कहां चलता है। जबकि याद रखेंगे हर मट्टम, कौन सा, तो हर मट्टम की बात करेंगे प्यारे, ये सहारा अफ्रीका। सारा कहां पे, अफ्रीका। कौन सा, हर मट्टम। कौन सा, तो हर मट्टम जो हवाएं हैं वो कहां चलती हैं, कहां पे, कहां पे। जबकि याद रखेंगे खामसीन, कौन सा, खामसीन गर्म हवा है जो याद रखेंगे मिस्र में चलती है। कहां चलती है, मिस्र में। कहां चलती है, मिस्र में। इसके अलावा एक सुने होंगे मिस्ट्रल, कौन सा, मिस्ट्रल की बात करेंगे, ये चलता है फ्रांस में। कहां चलता है, फ्रांस। एक है सिराको, कौन सा, सिराको। एक गर्म हवाएं हैं जो चलती हैं इटली में। सिराको कहां चलती है भाई, इटली में। सिराको कहां चलती है, इटली में। सिराको कहां की हवाएं हैं, इटली। कहां की, इटली। मिस्ट्रल कहां चलेगा, फ्रांस। मिस्ट्रल कहां चलेगा, मिस्ट्रल, 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 सिराको, सिराको,
चलिए चीनू कहां पे? अमेरिका। चीनू कहां? चीनू कहां? हरमट्टम। हरमट्टम अफ्रीका। हरमट्टम सहारा में चलने वाले ये गर्म हवाएं याद रखिए, धूल भरी आंधियां लेकर चलती हैं, जिससे हरमट्टम कहते हैं। तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म व शुष्क पवने को हरमट्टम कहते हैं। लेकिन ये हवाएं जैसे गिनी तट पर पहुंचती है और गिनी तट पर अटलांटिक महासागर के याद रखेंगे ठंडी हवा को, समुद्री हवा को जब अपने ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण से गिनी तट अफ्रीका का मौसम सुहाना हो जाता है और लोगों को राहत पहुंचाता है। इस लेकर हरमट्टम को डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो बताइए, डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन के नाम से किसको जानते हैं? हरमट्टम। किसको? 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 जबकि खामसिन कहां पे? मिस्र। कहां पे? ध्यान दीजिएगा, हंसिए, हल्के हल्के हंसिए, हंसिए हंसिए। माने अपने अपने बहुत, अगर अपने अपने हंसी आ रहा, पागल होने का निशानी है। हाँ, लक्षण आ गया थोड़ा, ध्यान दो भाई। 43 के बाद 44 हम सीरियस बने हुए हैं, है ना। कोई संडे टू संडे चल रहा है, कोई जाके आप चेक कीजिए, कहीं संडे टू संडे नहीं चलता है, कहीं नहीं, क्योंकि सब यहाँ वही कैटेगरी के मास्टर है। हाँ, जैसे सब टीम में उसी तरह से हो गया, जुट गया, सब तो एक ही है ना। जो प्रतिज्ञा वाला आदमी रहता है उसके साथ धीरे धीरे उसी तरह का आदमी जुटता है, क्योंकि बिन प्रतिज्ञा वाला टिकवे नहीं करेगा। जैसे जब लगा कि संडे को हमको छुट्टी चाहिए, यहाँ सीधे बोल देंगे सर नहीं, तो चल जाइए अपना, है ना। तो यहाँ की संडे के दिन में तो ऐसा पागल है कि संडे दिन में भी चलेगा, रात में भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई, 144 में चक्रवात क्यों बनते हैं? कम दबाव वाले क्षेत्र में क्या बनता है? चक्रवात। देखो चक्रवात, चक्रवात चक्र से, चक्का से क्या बना? चक्रवात। चक्का से क्या बना? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल मतलब राउंड होता है कि नहीं होता है? साइकिल का पहिया क्या होता है? राउंड। साइकिल का पहिया क्या होता है? राउंड। 1 मिनट में याद रखेंगे, चक्रवात समझ गया। 1 मिनट में चक्रवात कैसे आता है? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चक्रवात आता है। अलग अलग ध्यान रखेंगे, अलग अलग साल में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे गुलाब का नाम सुनेंगे, हुदहुद का नाम सुनेंगे, नीलफोर का नाम सुनेंगे, सुने कि नहीं सुने? ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवात भारत के तटीय राज्य को प्रभावित करते हैं। जबकि दुनिया के अंदर याद रखेंगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जैसे याद रखेंगे दक्षिण चीन सागर में टाइफून, जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जबकि अटलांटिक महासागर में ध्यान रखेगा, अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर वाले भाग में खास करके क्यूबा, मैक्सिको के अलावे जमाइका और अमेरिका को प्रभावित करने वाले सबसे खतरनाक अगर कोई चक्रवात है तो उसका नाम है, याद रखेंगे, टॉर्नेडो। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और एक का नाम है, याद रखेंगे, टॉर्नेडो सबसे महत्वपूर्ण चक्रवात में से एक है। जबकि दक्षिण चीन सागर में चलता है टाइफून। क्या चलता है? क्या चलता है? और उसी कैरेबियन सागर में एक चक्रवात है हरिकेन। नाम सुने होंगे। तो प्यारे, हरिकेन कौन सा? हरिकेन याद रखेंगे अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में चलने वाला एक चक्रवात है। कौन? हरिकेन। टाइफून याद रखेंगे कहां चलेगा? दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर में कौन चलेगा बताओ? टाइफून। क्या चलेगा? कौन सा? दक्षिण चीन सागर। कौन सा? दक्षिण चीन सागर। जबकि याद रखेंगे एक है अमेरिका के पास चलता है टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो चक्रवात किसको प्रभावित करेगा? अमेरिका को। किसको प्रभावित करेगा? अमेरिका को। किसको प्रभावित करेगा? अमेरिका। अब देखिए, चक्रवात की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से चक्रवात की बात करेंगे तो समुद्र में होता क्या कि समुद्र में, सागर या महासागर में जब गर्मी पड़ेगा तो गर्मी पड़ने के बाद आप ही बताइए कि गर्मी पड़ने के बाद समुद्र में सागर का जल जो है वो क्या बनेगा? जलवाष्प। सागर का जल क्या बनेगा? जब जलवाष्प बनेगा सागर का जल, तो जलवाष्प किधर जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? अब प्यारे, जैसे ही जल देखो एकदम कॉन्सेप्ट सीधा है, समुद्र ही है, समुद्र में जल है, पानी,
और ये सूर्य का प्रकाश अगर तेज पड़ेगा, क्योंकि सूर्य कर्क मकर से निकलकर आ रहा है, और जैसे आएगा तो बंगाल की खाड़ी में गर्मी पड़ेगा, समुद्र का जल गर्म होगा, गर्म होकर बन जाएगा जलवाष्प। और जलवाष्प जैसे बनेगा प्यारे, जलवाष्प का एक पहला कैरेक्टर है कि वो ध्यान रखिएगा कि वो जब भी निकलेगा तो किधर जाएगा, ऊपर। कभी देखें कि प्रेशर कुकर से गैस निकला तो ये घर से निकल के वो घर जा रहा है कि अब जा रहे हैं वो घर से, देखा है? वो जब भी प्रेशर कुकर से गैस जलवाष्प निकलेगा तो कहां जाएगा, ऊपर। तो जलवाष्प जब ऊपर जाएगा तो प्यारे उसको लेके के जाएगा, हवा। कौन लेके जाएगा? जैसे ही गर्म भाप को निकालते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है, तो आप उसको ठंडा फूंक से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं ना, ताकि उसके जितने भी वेव है, गर्मी है, वो सारे के सारे निकल जाए, ताकि खाने में आसानी हो। तो हवा जब उसको ऊपर ले जाएगा तो यहां हवा बचेगा कि कमेगा? अरे हवा सब चल गया ऊपर, तो हवा यहां रहेगा? और जब हवा नहीं रहेगा तो बताओ कि एयर प्रेशर हाई होगा कि लो? क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? जैसे ही ध्यान रखेंगे कि आपके बॉडी में खून है, और जैसे ही कोई गुस्सा लगाया, और गुस्सा जैसे लगाया, ब्रेन जैसे ही गर्म हुआ, अब ब्रेन को बहुत ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। अब ब्रेन को जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो बीपी गया आपका बढ़, और इसी बीपी गया बढ़, और ब्रेन ताबड़तोड़ गुस्सा में करा कि एकदम ब्लड जल्दी लाओ, हार्ट को पूरा सूचित कर रहा है। और इसी में क्या होता है कि इतना ब्लड एकाएक ब्रेन में पहुंचता है कि ब्रेन का टोटल जो पतला पतला नस है उसमें एकाएक हार्ट जो है कहता है पूरा ब्लड चाहिए। क्या कहा था तू गुस्सा करने के लिए? मारा ऐसा पंपिंग की कुल पूरा ब्रेन के नस गया क्लीन बोल्ड हो, बस आदमी बेहोश हो गया ब्रेन हेमरेज, गया आईसीयू में, खेला खत्म। अब यहां वही बात होगा कि ऊपर जैसे ही हवा चला गया, यहां हवा बचा नहीं। अब हवा नहीं बचेगा तो अगल बगल वाला हवा जो है वो देखते रहता है कि कोई नहीं हो रे दिनेश वायकर घर में। बात समझा? जब मेरे नालायक को यहां हवा नहीं रहेगा तो ये आस पास पड़ोस वाला जैसे ही घर वाला कहीं शादी में चल गया तो ये अगल बगल वाला महिलाएं देखते रहती, कोई तो है कि नहीं, पंजा दरवाजा खोला है खोला, ए रमेश बावली है कि नहीं, देखा कि नए है। अब जैसी नहीं देखा तो धीरे धीरे अंदर गया, देखा कि एकदम पूरा वेरीफाई कर लिया कि अब कोई नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे बर्तने उठा लिया, झाड़ुए ले चल दिया, देखा मसाला रखल। जैसे प्यारे लॉज के अंदर सब आप लोग हैं, देखिएगा कि दो तीन फ्रेंड है एक ही लॉज के अंदर, देखा कि जो है ना हल्दी घट गया, देखा कि कम्बल ओढ़ के सुतल है, हल्दी डिब्बा खोला निकाला चल दिया, है ना, काम बना लिया। यही देख लेता कि जगल है, तब बोलेगा कि रे तनिषा हल्दी घट गया है, हल्दी दे दे। देखा कि पूरा सोया हुआ है, भरपूर 2-3 चम्मच ले लिया, लेने का उसको 1 चम्मच 2-3 चम्मच ले लिया, है ना। तो यही बात है कि यहां पर प्यारे जब हवा कम जाएगा, हंसो थोड़ा, ध्यान दो, जब सब हंस रहा है तो मुंह लटकैले। जब यहां पर हवा कम जाएगा तो ये अगल बगल वाला देखो साइकिल बना कि नहीं, देख साइकिल बन गया, इस चक्रव्यूह जैसा साइकिल बना कि नहीं बना, इधर का हवा 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 इधर का हवा, सब हवा एक के बार पहुंच गया। अब प्यारे जब एक के बार एक के घर में अगर अगल बगल के सब महिला पहुंच गया तो बातें भी स्फोट हो जाएगा, है ना। अब वही होता कि एक के बार जब कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा हवा पहुंचता है ना तो हवा विस्फोट कर गया, हवा क्या कर गया, और वही साइक्लोन का रूप धारण करेगा। क्या रूप धारण करेगा? तो चक्र से बना चक्रवात, चक्र से क्या बना, और विश्व के अंदर याद रखेंगे अलग अलग चक्रवात अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चल टोटल क्वेश्चन कितना था? 149 है, बस 2-3 क्वेश्चन और है। भारतीय उपमहाद्वीप में अर्ध महासागरीय चक्रवात किससे उत्पन्न होता है प्यारे? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से याद रखेंगे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और चक्रवात से याद रखेंगे कि तटीय राज्यों में जानमाल का भी क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान, किसके कारण? चक्रवात से।
नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे चलेंगे। क्या कहता है, वर्षा का मुख्य घटक क्या है? हवा, जलवाष्प और ठंडा। हवा, जलवाष्प और ठंडा। आओ इधर ऑनलाइन। अब देखो वर्षा का मुख्य घटक, देखो इधर सुनो भाई, वर्षा कैसे होता है एकदम आराम से समझो। ये जल है, ये क्या है? जल। जल को अभी मैंने बोला था कि जल को गर्म कौन करेगा? प्रकाश या तापमान। प्रकाश या सूर्य का प्रकाश में टेम्परेचर है, टेम्परेचर जल को गर्म करेगा, क्या बनेगा? जलवाष्प। जलवाष्प प्यारे, जलवाष्प। जलवाष्प गर्म होकर किधर जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्षोभ मंडल में हम आपको बताए थे कि तापमान में क्या होता है? कमी। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के बाद तापमान में क्या होगा? तापमान में क्या होगा प्यारे? कमी। और तापमान में जैसे ही कमी होगा, ये जलवाष्प क्या होगा कि तुरंत ठंडा होकर संघनन हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बारिश के बूंदों में बनकर ये धरती पर पुनः आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही ये ध्यान रखिएगा। कहता है कि वर्षा के प्रमुख घटक में हवा भी भाग लेगा, जलवाष्प बनेगा, ठंडा होगा। ध्यान दीजिएगा कि जल जब गर्म होगा तो जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प को ऊपर हवा ले जाएगा, हवा ऊपर जैसे ही जाएगा जलवाष्प ठंडा होगा, और ठंडा जैसे ही होगा तो वो वर्षा बनेगा। तो वर्षा होने के लिए ध्यान रखिएगा कि हवा, जलवाष्प, ठंडा या गर्मी का होना क्या है? अति आवश्यक है। तो आंसर याद रखिएगा, हवा, जलवाष्प, ठंडा और तापमान। क्लियर ना? 146 के बाद ध्यान रखिएगा 147। वर्षा किस प्रक्रिया के कारण होता है भाई? वाष्पोत्सर्जन और संघनन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जैसे ही जल गर्म होगा तो क्या बनेगा? भाप बनेगा, जलवाष्प बनेगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? ठंडा। और ठंडा जैसे होगा तो वो संघनन होगा, और संघनन के बाद वो क्या बन जाएगा? वर्षा का बूंद। और कहां जाएगा? धरती पर। तो यह याद रखिएगा कि वर्षा प्रक्रिया की बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। वाष्पोत्सर्जन और संघनन सारे एससीईआरटी के लाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूछेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, पूरा सब कुछ पता है, तो आपका सवाल भी बनेगा। वर्षा किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो वर्षा वाष्पोत्सर्जन और संघनन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि याद रखेंगे, वाष्प बनेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ठंडा होगा, ठंडा के बाद संघनन होगा, वर्षा का बूंद बनेगा, धरती पर आएगा। मतलब वर्षा के यही प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 47 के बाद प्यारे ध्यान रखिएगा 48। कहता है क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर का थर्मामीटर या मेडिकल थर्मामीटर। और ये ध्यान रखिएगा कि ये टेम्परेचर को मापता है। किसको मापता है? टेम्परेचर। जबकि वायु दाब को हम मापते हैं किसके द्वारा? वायु दाब को मापते हैं प्यारे, याद रखेंगे, बैरोमीटर। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। किसको मापते हैं? और सिस्मोग्राफ के द्वारा, भूकंप। सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो याद रखिए, भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर। जबकि तापमान मापने के लिए कौन मीटर? थर्मामीटर का प्रयोग हम करते हैं। और लास्ट सवाल, मौसम संबंधित आंकड़े कहां एकत्रित किए जाते हैं? मौसम स्टेशन और मौसम विज्ञान विभाग। मौसम विज्ञान विभाग या मौसम स्टेशन ही ध्यान रखेंगे मौसम के बारे में जानकारी देता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा। इसके लिए याद रखेंगे हमारे वैज्ञानिकों ने ध्यान रखेंगे मौसम सैटेलाइट या मौसम उपग्रह को अपनी कक्षा में छोड़ दिया है, ताकि ध्यान रखेंगे हम मौसम का पता लगा सकते हैं। इस लेकर कल का मौसम कैसा होगा, परसों का मौसम कैसा होगा, 10 दिन के बाद का मौसम कैसा होगा, ये सारे आप टेलीविजन पे समाचार के माध्यम से भी देखते होंगे, जो मौसम विभाग जानकारी देता है। कौन विभाग देता है? क्लियर ना? तो आज के ये क्लास कितना का था? 7। क्लास 7। तो याद रखिएगा क्लास 7 एससीईआरटी जो है, जो बिहार सरकार का ओरिजिनल बुक किताब आपको पढ़ाया जा रहा था, ये क्लास 7 एससीईआरटी 1 लाइनर आपको बताया जा रहा था। और हमने कहा कि जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ते जाएगा आपको और भी रुचि बेहतर बढ़ते जाएगा। तो क्लास 6 और क्लास 7 एससीईआरटी मैंने जो
क्लास 7 का था, इसके वन लाइनर जितने भी सवाल थे उसका पूरा डिस्कशन करवाया। इसके बाद आपका क्लास 8 का चलेगा। किसका चलेगा? 8 का चलेगा। टेस्ट का जो शेड्यूल सर बताएंगे उस टेस्ट भी अपने समय पर होगा, है ना। इसके बाद आपका क्या है? टेस्ट है ना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? क्वेश्चन क्या मिल गया है? अच्छा, अब तुरंत मिल जाएगा। चलिए क्या टेस्ट का क्या